Hello students, good morning to all of you. This is Manish Parikh in front of you. Students, कैसे हैं सभी? Good morning सबको. Good morning जी सबको. Good morning, very good morning. कैसे हो सभी? आ जाओ भाई, जल्दी से जल्दी जुड़ो, क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सके बच्चों. हाँ जी, कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग सबको. गुड मॉर्निंग बच्चों. हाँ जी, तो बच्चों आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की. देखो बेटा, लास्ट हमने क्लासेस में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी, हमने एटॉमिक साइज की बात कर ली थी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर ली थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो बच्चों जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे चैप्टर 3 होगा, उसके अंदर जो भी वीडियोस है पहले वो देखिए. क्योंकि बेटा वो अगर वीडियोस पहले देख लोगे चैप्टर 3 की, तो ये इलेक्ट्रो जो आगे वाले टॉपिक है ये बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैंने उन क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे तो मैं उसके फर्दर उससे आगे चलूंगा. तो बेसिक बातें पहले बता चुका हूँ ना, वो बार बार रिपीट करने की बजाय वो उन वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है. तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी, वो इस वीडियो के लास्ट में भी मैं डाल दूंगा वो डिस्क्रिप्शन, और आप वैसे भी जाके चैप्टर 3 में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में क्लास 11 चैप्टर 3 में लिखा हुआ. ठीक है बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. तो आज हम एक नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं. द प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पहले जो दो प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों हमने, वो क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, सबसे पहले तो बता दूं बेटा मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कंपैरेटिव एक प्रॉपर्टी है. जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, है ना, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की थी. तो ये पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है ना, कि एक एटम की टेंडेंसी, एक एलिमेंट की टेंडेंसी है, ऐसी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है वहां से तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी. ये पर्टिकुलर किसी एक एटम से रिलेटेड. बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ये कंपैरेटिव होती है. कैसे? देखो, सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम of an element to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. तो क्या है बेटा? सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि जब कोई हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड बनेगा, वो किससे बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा. मान लीजिए ये कोई ए बी कंपाउंड है हमारे पास, ये कैसे बना होगा? ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा. आपने 10th क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है. तो ये बॉन्ड बना होगा कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से. मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन ए का था और एक इलेक्ट्रॉन बी का था. ठीक है ना, तो ये शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इन एटम्स में, ये जो ए और बी दो एटम्स हैं, इनमें से किसी एक की टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा होगी, किसी एक की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी, या दोनों की टेंडेंसी हो सकता है एक जैसी हो. तो सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो शेयर्ड पेयर है, इनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. उस टेंडेंसी को क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे. तो सिंपल सी बात, डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. जैसे देखो बेटा, आइडियली केस में तो क्या होना चाहिए? आइडियली केस में होना चाहिए कि जो हमारे पास क्या बने हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल बीच में होने चाहिए इस बॉन्ड के. इन दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए. लेकिन इन द केस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या होगा? ये ए जो है इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. यानी कि इनका शिफ्ट जो होगा वो किसकी तरफ हो जाएगा? टुवर्ड्स ए हो जाएगा. बीच में किनारे रहकर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. अब जब कभी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो आपको पता है बच्चों, जब कभी कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है. हालांकि इस ए ने अभी पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन नहीं किया. इसने क्या गेन नहीं किया इलेक्ट्रॉन, इसने सिर्फ अट्रैक्ट की है.
अट्रैक्ट करने पर इस पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन इस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जो कब होता है, मान लीजिए ये बी था, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसको दे देता, ए को कर लेता, तो ए पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और बी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बी पे क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, ए ने अट्रैक्ट किया है, इसलिए ए पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा, बट वो कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल का रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम करते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट, ये डेल्टा साइन होता है बेटा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ऐसे ही बी से क्या हो गया, बी से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, बी ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, कंप्लीटली लूज नहीं किया बट थोड़ा सा लूज हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया, तो डोनेट करने पे इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कंप्लीट तो डोनेट हुआ नहीं, थोड़ा सा डोनेट हुआ है, पार्शियल डोनेशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जिसकी ज्यादा होती है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी कम होती है उस पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इतना समझ में आया बच्चों, यस नो बोलिए। ये बेसिक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई, ये एग्जाम्पल समझ में हुआ, क्लियर हुआ, यस बच्चों बोलिए, फटाफट से रिप्लाई कीजिए, यस नो, क्लियर हुआ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्लियर हुई, हाँ जी हो गया सबको क्लियर, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देख ली, हमने जैसे पहले पढ़ा था, जैसे हमने डेफिनेशन देखते थे सभी जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, फिर उनके फैक्टर अफेक्टिंग देखते थे, ऐसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली, अब इसकी फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग में, जैसे बेसिक अगर बात करूं ना बेटा मैं फैक्टर अफेक्टिंग में, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरली किसी भी साइज से, जो हमारे पास एटम है, एलिमेंट है, उसके साइज से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, जैसे जैसे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो वहां से उस न्यूक्लियस का, जैसे 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 साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इनसे इस न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस जब बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी बच्चों, ठीक है। साइज का इफेक्ट समझ में आया बच्चों, यस नो बोलिए, साइज समझ में आया कि साइज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग देखूं मैं, न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, या इसको आप कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हम कह सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब किसी को नहीं पता कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो बच्चों प्लीज आप वो पहले मेरी वीडियोस जो मैंने एक्सप्लेन की है आयनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो प्लीज वो देखिए। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा उस चीज को जैसे यूज किया जाएगा वही बताऊंगा, तो क्योंकि वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस चीज को, तो प्लीज वो वीडियो आप जरूर देखें। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो बच्चों न्यूक्लियर चार्ज का मैंने आपको मतलब बताया था। न्यूक्लियर चार्ज का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे कितना अट्रैक्शन डाल रहा है, कितना अट्रैक्शन डाल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये मैंने आपको बताया था, इसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है हमारी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही तो करना है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई क्या,
साइज और न्यूक्लियर चार्ज। देखो बेटा, जिसने पहली क्लास में जो आज आया है, जिसने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी है, हो सकता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो बच्चे जरूर जाके पहले वाली वीडियो जरूर देखें ताकि ये इजीली क्लियर हो जाए। बाकी जो रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिन्होंने पहले वो वीडियोस देखी हैं, उनसे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उनका रिवीजन किया है, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस बच्चों, ये क्लियर है, साइज और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो क्लियर हो गया। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी मैं आपको फैक्टर बताता हूं जिसपे डिपेंड करता है। तीसरा जो फैक्टर होता है बच्चों हमारे पास, वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को आप एक तरीके से मान सकते हो बच्चों, चार्ज कितना प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट पे, एटम पे चार्ज कितना प्रेजेंट है, अभी के लिए इतना मान सकते हो कि इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है। जैसे मैं मान लूं कि O पे -2 है, O पे -1 है, Mg पे +1 है, Mg पे +2 है, सोडियम पे +1 है। तो ये सब क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2। यहाँ पे Mg पे प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1। यहाँ पे क्या है, +2, और यहाँ पे क्या है, +1। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना, या मैं कहूँ कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होना। ठीक है ना, दोनों टर्म अच्छे से समझ लेना। अगर मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, दैट मींस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। ठीक है ना, और मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। या आप यहाँ पे कह सकते हो ऑक्सीडेशन इंक्रीज, दैट मींस नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, ऑक्सीडेशन डिक्रीज, दैट मींस नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। ये दोनों आपस में रिलेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो यहाँ देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या है। इन जनरल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव चार्ज एटम पे आ गया, दैट मींस क्या हो गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट ज्यादा करेगा अपनी तरफ। अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, उसी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, या मैं कहूं कि जितने ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वहां पे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। क्या होगा वहां पे, क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्टिंग लिखूं, रिजल्टिंग क्या लिखूं, यहाँ पे मैं रिजल्टिंग लिख सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके बेटा, तो जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछ लूं कि ये Mg+ है, या मैं कोई भी जैसे देख लूं, हम ये O-2 है ना, यहाँ पे O-2 है, किसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऑब्वियसली जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगी उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, हाँ जी बच्चों, क्लियर है, यस नो बोलिए बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट भैया, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नीट में, आईआईटी में, जेई मेंस, एडवांस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइब्रिडाइजेशन से क्या लेना देना है। सबसे पहले तो आपके लिए ये टर्म बिल्कुल नया होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या नहीं होता। अभी के लिए समझो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो हाइब्रिडाइजेशन सिंपली होता क्या है कि अलग अलग ऑर्बिटल क्या होते हैं आपस में। मैं एक बार आपको समराइज करके बता रहा हूँ, पूरा तो हम उस चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी समझना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं।
कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। और वो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, उन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या रहती है, सेम रहती है, जो नए बनते हैं, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है कि अलग अलग एनर्जी और अलग अलग शेप वाले जो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, इनको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे डिपेंड करती है बेटा, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एस कैरेक्टर यानी कि एस ऑर्बिटल की बात करूं मैं, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे या कि एस परसेंटेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वहां पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं इस टॉपिक में से कंपटीशन के, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइब्रिडाइजेशन के जो अंदर जो रिलेशन है, तुम पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे ना, नीट के, जेई के, है ना, वहां से देखोगे यहाँ टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सिंपली क्या मतलब हो गया कि ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, यानी कि जिसमें एस ऑर्बिटल जो है उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है परसेंटेज के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपने। The type of hybridization also affect the electronegativity of an atom. We have learned that s orbital, not as beta, ये s लिखा हुआ है, s orbital are nearer to the nucleus than p, d and f orbitals because of their higher penetration power. अब देखो, जिसने वो आयनाइजेशन एनर्जी की वो नहीं लगाई वीडियो, उसको ये नहीं पता कि हायर पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। तो वहां पे मैंने पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बता रखा है, एसपीडीएफ, ठीक है। एस की पेनिट्रेट करने की पावर ज्यादा होती है, पी की कम होती है, डी की उससे कम, फिर एफ की उससे कम। तो एस की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। Therefore, as orbital will greater electron attracting power or electronegativity, in other words, the electronegativity increases with increasing s character, as character नहीं है सॉरी, यहाँ पे s character of the hybrid orbital of carbon। तो जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो एग्जांपल का मतलब बताता हूँ तुम्हें, एग्जांपल से समझ में आएगा। यहाँ पे समझते हैं। देखो जनरली हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं ना, कई तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, जैसे sp3, sp2 एंड sp। ये तीन तरीके के हाइब्रिडाइजेशन ले लिए। इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, एक s ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है और तीन p ऑर्बिटल कंबाइन हुए। ऑर्बिटल्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, sp-df, तीन ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, चार ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो एक तो s ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, तीन p ऑर्बिटल कंबाइन हुए। एक हाइब्रिडाइजेशन था जिसमें एक s ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, दो p ऑर्बिटल कंबाइन हुए। एक तीसरा हाइब्रिडाइजेशन था जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हुए। अब परसेंटेज s कैरेक्टर देखो, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर देखें तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना परसेंट है, 25%, क्योंकि टोटल चार है, चार में से एस कितना है, 1, दैट मीन्स 25% है। sp2 में कितना है, 33.33%, ठीक है। टोटल तीन तीन हमारे पास ऑर्बिटल है, उनमें से एस कितना है, 1, तो 1/3, 33.33%। यहाँ पे कितनी है, 2, जो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना हो गया, 50%। sp3 में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 25%। sp2 में एस कैरेक्टर कितना है, 33.33%, और sp में एस कैरेक्टर कितना है, 50%। तो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बेटा, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, और फिर sp3 की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे तो sp हाइब्रिड अगर कोई ऑर्बिटल होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, और फिर sp3 की। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ बेटा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी आई बेटा क्या, यस नो बोलिए फटाफट से। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये, यस नो बोलिए बेटा। एक बार इसको फिर रिवाइज कर देता हूँ बेटा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से, कि हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है बच्चों परसेंटेज एस कैरेक्टर से, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हो रहे हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, हालांकि अभी तक आपने हाइब्रिडाइजेशन पूरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, वो फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या, कि जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी शेप अलग होती है, जिनकी एनर्जी अलग होती है, वो आपस में कंबाइन होते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या रहती है, सेम रहती है। अब उसमें हमें देखना है कि परसेंटेज जो ओवरलैप हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, कंबाइन हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा बच्चों, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है। और जनरली तुम्हें बता दूं, जैसे तुमने 10th में पढ़ा भी होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ना, उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है,
जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उसमें sp2 होता है और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनमें sp3 होता है। यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड कार्बन से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ये? यस नो बोलिए बेटा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। ये क्लियर हो गया? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल, जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगे हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, एक में कार्बन पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन बच्चों, एक में कार्बन पे मैंने लगा दिए 3 क्लोरीन और एक कार्बन पे मैंने लगा दिए 3 फ्लोरीन। ठीक है, अब यहां से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। कैसे आ जाता है? इस कार्बन पे लगे हुए हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इस कार्बन पे लगे हुए हैं क्लोरीन और इस कार्बन पे लगे हुए हैं बच्चों फ्लोरीन। ठीक है, 3 फ्लोरीन। तो यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसे आ जाता है? तो ये जो फ्लोरीन वाला एलिमेंट है, फ्लोरीन वाला जो कंपाउंड है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन वाले की, फिर हाइड्रोजन वाले की। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरीन होता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। इसकी जो अब आगे पढ़ोगे आप, ये भी हम जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, मैं ऑर्गेनिक वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये फ्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि मोर इंडक्टिव इफेक्ट का अगर एलिमेंट जुड़ जाता है, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, वो हम बात करेंगे किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे, लेकिन ये ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है बेटा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है हमें, कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ये जब हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे तब ये पूरा जो थर्ड टॉपिक होगा ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इसके अंदर आता है पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो बेसिक हमने देखा कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स एक बार फिर देख लिए बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन पे डिपेंड करती थी। पहला मैंने आपको बताया साइज पे। साइज पे कैसे डिपेंड करती है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। फिर हमने बात की न्यूक्लियर चार्ज पे, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या था, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। ओके, उसके बाद हमने देखा क्या, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट, कि अगर कोई इंडक्टिव इफेक्ट वाला यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाला अगर ग्रुप चढ़ जाता है तो वहां पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखेंगे वेरिएशन, जैसे कि हमने हर किसी में देखा था, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी वेरिएशन देखा था और हमने किसमें भी देखा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वेरिएशन देखा था, हमने एटॉमिक साइज में भी वेरिएशन देखा था, हमने सब कुछ में वेरिएशन देखा। तो वैसे ही वेरिएशन करते हैं इन पीरियड। अब पीरियड में देखिए, याद करो पीरियड के अंदर क्या बताया था मैंने। पीरियड के अंदर हमने देखा था लेफ्ट टू राइट चलते हैं हमने, तो हमारे पास साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है बच्चों। साइज डिक्रीज होने का रीजन भी बताया था मैंने, क्या बताया था, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अभी मैंने बताया साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एक बात याद रख लेना आप कि हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो फ्लोरीन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है बच्चों। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, 4.1 के करीबन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पीरियड के अंदर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देख लीजिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज primarily ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन effective nuclear charge. As a result of increase in effective nuclear charge, the attraction for the outer electron and the nucleus increases in a period and therefore electronegatiivity also increases.
तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ये सारी बातें वैसे डिस्कस हो चुकी है। जिसने, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने वो शुरू वाली 2-3 क्लासेस देख ली उसके लिए इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। ये तो बस एक तरीके से रिवीजन हो रहा है सब टॉपिक्स का। आप बताइए इसमें कुछ नई चीज आ रही है क्या? वही तो टॉपिक्स आ रही है ना। बस हमने एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देख ली, बाकी ट्रेंड पीरियड में क्या हो रहा है, ऑर्डर इसमें ग्रुप में क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होने पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज बढ़ने पे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें तो हम देख चुके हैं पहले। यस नो बोलिए। हाँ जी बच्चे, समझ में आया एक पीरियड में कैसे वेरी करता है ये? तो याद रखना हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। अब देखो इसके बाद, फ्लोरीन के बाद में आपको पता है नोबल गैसेज आती हैं, हीलियम, नियोन, ये सब आता है ना। तो वो तो क्या है, स्टेबल है ना, वो तो स्टेबल एलिमेंट्स है। तो स्टेबल एलिमेंट्स हैं तो उनको तो ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत, तो वो तो कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने नहीं वाले, है ना। वो तो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, है ना। तो वो तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं सब के सब, ये नीचे वाले लेवल पे खेल रहे हैं, है ना। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कहाँ है? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद में ग्रुप में देख लेते हैं। आपको पता है ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में आप अप टू डाउन चलते हो तो क्या होता है, साइज क्या होता है अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में? हमें पता है बेटा, जस्ट अ मिनट, इसको एक बार रब कर दूं मैं। जी, ग्रुप में हमें पता है बेटा, डाउन टू द ग्रुप जाने पर क्या होता है हमारे पास? साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। और साइज इंक्रीज होने पर मैंने भी आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो हमारा जो पहला ग्रुप होता है इसमें याद रखना सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लोवेस्ट होती है बच्चों। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सीजियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लोवेस्ट होती है, वो होती है 0.7। कितनी होती है? 0.7। ये आपसे पूछा जाए, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल दैट इज फ्लोरीन, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज सीजियम, या बिल्कुल इसका रिवर्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सीजियम हो जाएगा। ओके, याद रखना ये बात, क्लोरीन और सीजियम। तो अप टू डाउन जाते हुए तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। तो लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है ना। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उससे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो वहां पे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर हुआ सबको? हाँ जी बच्चों, यस नो बोलिए। तो बेसिक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने फिर उसका फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ लिया उसका, फिर हमने पढ़ा कि ग्रुप में पीरियड में कैसे वेरी करती है। इतना क्लियर हुआ सबको? हाँ जी बच्चों बोलिए फटाफट से, यस नो बोलिए भाई। क्लियर हुआ सबको ये? कुछ बैकग्राउंड नॉइसेज आएंगी भाई, रात को बन रही है लेट नाइट वीडियो बन रही है आपकी ये, सॉरी लेट नाइट तो क्या है, सुबह सुबह जल्दी बन रही है ये। तो अपना काम कर रहे हैं जो करने वाले, शोर शराबे वाले। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम जो हमारी मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं उनको देख सकते हैं कि कैसे मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। तो ध्यान देना बेटा, इसको पहले मैं स्टेटमेंट बिल्कुल बेसिक सा पढ़ लो, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नॉन मेटालिक एलिमेंट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा, अगर मैं बात करूं मेटल और नॉन मेटल्स की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वैसे बेसिक चीजें तुम 10th में पढ़ चुके हो, फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। मेटल जो हमारे होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, what is the meaning of electropositive? That means they have tendency to donate electron। डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की रहती है। वहीं मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये कैसे होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एंड दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, इनकी टेंडेंसी क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की रहती है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की रहती है। तो जैसे जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब भी क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसकी नेचर भी कैसी होगी? नॉन मेटालिक होगी। और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कम है, उसकी नेचर कैसी होती जाएगी? मेटालिक होती जाएगी। तो हमने अभी देखा था
पीरियड के अंदर क्या था, पीरियड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या थी, सबसे ज्यादा थी। दैट मीन्स फ्लोरीन की नेचर कैसी है, नॉन मेटेलिक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉन मेटेलिक टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको एक बार अपने बनाते हैं, देखो जैसे मैं एक पीरियड लिखता हूँ, यही BCNO वाला ओ है, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रही है, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रही है। नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वही मैं बात करूं, यहाँ पे हम ग्रुप में अप टू डाउन जाने की, अप टू डाउन जाने की, तो वहां पे ध्यान देना बेटा, अप टू डाउन जाते हो, अप टू डाउन जाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है, वहां पे मेटालिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। मेटालिक नेचर क्या होती है, वहां पे इंक्रीज होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स ये कैसा नेचर है, नॉन मेटालिक नेचर है। मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन की कितनी होती है, 4.0 के करीबन 4.0 होती है। तो इसकी नेचर कैसे होती है, मोस्ट नॉन मेटालिक है ना। और वहीं सीजियम जो मैंने बताया था, जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप की बात की थी, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। फर्स्ट ग्रुप कौन सा था हमारे पास, था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, तो सीजियम क्या था, इसकी नेचर कैसी होती है, मोस्ट मेटालिक होती है। क्लियर हुआ ये बात, इसका वो थोड़ा सा पूरा पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट क्या था, नॉन मेटालिक एलिमेंट has strong tendency to gain electrons, therefore electronegativity is directly related to the non-metallic property of the element sorry। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे रिलेट करती है, डायरेक्टली नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी से। अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मेटेलिक प्रॉपर्टी। इनवर्सली का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। समझ में आई बात, इनवर्सली का मतलब यही होता है ना, इनवर्सली रिलेशन है उसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई तो मेटालिक नेचर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑफ द एलिमेंट। दस द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड इज अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीज इन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। तो एक पीरियड में क्या हो रहा है बच्चों, एक पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पीरियड के अंदर अभी हमने देखा ना, ये पीरियड के अंदर इधर चलते हो, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नॉन मेटालिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। वहीं एक ग्रुप के अंदर क्या होती है बेटा, मेटालिक नेचर क्या होती जाती है, मेटालिक नेचर इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी, फ्लोरीन की, और ये सीजियम की। तो सीजियम क्या है, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट है। यस स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक से क्लियर हुई बात कि कैसे रिलेशन देखते हैं। तो सिंपल सी बात है जिसकी अब आपको देखो, जैसे मैं दो एलिमेंट दे दूं आपको, मैंने जैसे दो एलिमेंट दिए, देखो एग्जांपल समझना इसका, इसको मैं रब कर रहा हूं एक बार। जैसे मैंने आपको दो एलिमेंट दिए ए एंड बी, ठीक है। मैंने सिर्फ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी, मैंने लिखी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक की लिखी मैंने 2.1 और एक की लिखी मैंने 1.2। अब आपसे क्वेश्चन ये है, विच वन हैव द मोर मेटालिक नेचर। आप लोग बताइए, फर्स्ट फटाफट से आंसर बताइए, किसकी मेटालिक नेचर ज्यादा है, ए और बी। मेटालिक नेचर कौन किसकी ज्यादा है बताइए बेटा, ए मोर मेटालिक है या बी मोर मेटालिक है, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। यस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए फटाफट से, यस आने भी लग गए रिप्लाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, अभी तक तो सही आ रहे हैं भाई सबके। तो हमें सिर्फ देखना है कि मेटालिक नेचर और ईएन का कैसा रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। दैट मींस ईएन कम है तो मेटालिक ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं मेटालिक प्रॉपर्टी की, तो मेटालिक प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, इस एलिमेंट की ज्यादा होगी। वहीं मैं बात करूं अगर नॉन मेटालिक नेचर की, तो नॉन मेटालिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा। ओके बच्चों, क्लियर है, हाँ जी क्लियर हुआ बच्चा, सबको क्लियर हुआ। देखो इन सबके न्यूमेरिकल मैं इनके पूरा के पूरा पोर्शन जो है ना हमारा, तो एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, उनके लिए स्पेशल दो क्लासेस लाएंगे एमसीक्यू की अपने, इसमें पूरा चैप्टर एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तब हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन ही इसका करेंगे। ओके हाँ जी बच्चों, इतना क्लियर हो गया, यस नो बोलिए, क्लियर हो गई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का रिलेशन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक से। ठीक है, अब ये बात आती है कि हम कब से बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये 4 है, इसकी 0.7 है, ये निकाली कैसे सर।
कैसे पता चला? इसकी 4 है, इसकी 0.7 है, इसकी 2.1 है, कैसे पता चला? तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के, वैसे तो देखो एक्सपेरिमेंटली कोई हमारे पास ऐसा हथियार नहीं है, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सके। तो हमारे पास कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, कुछ एक स्केल्स हैं, कुछ एक रूल्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं। तो उनमें से 2 रूल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है। उन दोनों रूल्स की, दोनों स्केल्स की हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पढ़ी थी बेटा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियम एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रही है? अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी होती है किस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? बॉन्डिंग्स के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने देखा था कि ये कोई आइसोलेटेड एटम था, बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा था, इसके अंदर अट्रैक्ट किया जा रहा था। तो पहला डिफरेंस तो ये है। फिर मैं बात करूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम के अंदर यहाँ पे जो एटम था बेटा वो किसी से बॉन्डेड नहीं था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर जो एटम था वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं था। वहीं हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉन्डेड एटम। यहाँ पे क्या होगा? वो जो एटम है, हमने बात की थी ना, ये जो एटम है ये किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्डेड होगा। आप आइसोलेटेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही क्या? कंपैरेटिवली है ना, कि दूसरे वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो बात क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो आपने क्या किया था? आइसोलेटेड एटम की बात की थी। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आप कौन से एटम की बात करोगे? जो बॉन्डेड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। तीसरी बात करें हम, इट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम। ये प्योरली क्या है? किसी एटम की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की। जबकि ये क्या है? इट इज द रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम। मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? रिलेटिव होती है, कि भाई इस ए का बी से कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। आइसोलेटेड एटम की हम कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात नहीं कर सकते, सिर्फ बॉन्डेड कंडीशन में हम बात कर सकते हैं। जबकि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक सेपरेट बात कर सकते हैं, आइसोलेटेड एटम की बात कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ? बोलिए, यस नो बोलिए। दोबारा से बता देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। मैं हमने बात की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? ये एक एलिमेंट है, ये एक एटम है, ये किसी इलेक्ट्रॉन को कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आइसोलेटेड एटम है, अकेला पड़ा है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? ये जब दो एटम है, ये ए और बी है और इनके बीच में बॉन्डिंग है, तब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये तो एक आइसोलेटेड एटम की है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्टिंग पावर है। जबकि ये क्या है? रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर। क्लियर हो गया? इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, इसको आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ रिलेटिव नंबर है, ठीक है। इट हैज यूनिट एज किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम। ये भी ध्यान रखना बेटा कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसका जो यूनिट होती है वो किलोजूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ये यूनिट लेस होती है बेटा। ये कैसी होती है? यूनिट लेस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होती है? यूनिट लेस होती है। वहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या यूनिट होती है? किलोजूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वही हम बात करें, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज कांस्टेंट। ये क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जबकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। बताया था ना मैंने आपको कि Mg प्लस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग होगी, Mg+2 की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग होगी, Mg की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग होगी। तो जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, इनका हाइब्रिडाइजेशन वेरी करता है। जैसे कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग होगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग होगी, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग होगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होती है? फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, इसकी इतनी है तो इतनी है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा? कंडीशन पर के साथ में वेरी कर सकती है। हाँ जी, डिफरेंस क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा सबको क्या? यस नो बोलिए बच्चों, सबको क्लियर हो गया ये? हाँ जी, क्लियर हो गया अच्छे से? चले नेक्स्ट। चलो, अब मैंने आपको बात की थी क्या
कि कुछ एक स्केल होते हैं, कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ये हमने बात की थी। तो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो हम बेटा पहला तरीका देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डायरेक्ट, ये पहला स्केल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब होता क्या है बेटा, ये पोलिंग स्केल जो है ये किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस बताता है हमें। जैसे ये यहाँ पे साइन लिखे हुए जाई, इनको जाई बोलते हैं बेटा। ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, एक्स की तरीके से, इस तरीके से एक्स के तरीके से, सॉरी एक्स की तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, इनको जाई बोला जाता है। तो जाई है, जाई बी, इनको ये क्या है, इट इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला दिया इन्होंने, 0.208 EAB माइनस EAA इंटू EBB की पावर हाफ, और ये फुल पावर हाफ किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये हमारे पास क्या है, EAB। ये हमारे पास दो एलिमेंट थे जो आपस में कंबाइन हुए, एटम्स से कंबाइन हुए और मॉलिक्यूल बनाया AB। ये जो बॉन्ड बना है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिसको बोलते हो बॉन्ड एनर्जी, इसको क्या बोलते हो, बॉन्ड एनर्जी, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है EAA से। EAA का मतलब क्या है, ए और बी ये जो बॉन्ड बना है, इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं बेटा इसको, उसको क्या बोला हमने, EAB। और ये EA क्या है कि जब दो ए के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए थे, तो इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, बॉन्ड एनर्जी थी, उसको हमने क्या बोला है, EAA बोला है। और EBB क्या है कि जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल, जो एटम बी के आपस में कंबाइन थे, जुड़े हुए, तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, उसको हमने क्या बोला है, EBB बोला है। तो EAB क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल। EAA क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल। और EBB क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मॉलिक्यूल। तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या बताया इन्होंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और B का डिफरेंस कैसे निकालोगे, 0.208। ये कैलकुलेशन बेस्ड है बेटा, इसमें हमें ज्यादा उलझना नहीं है कि कैसे आया, हमें सिर्फ ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला पूछा जाएगा। अब देखो ये किलो कैलोरी पर मोल मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, किलो कैलोरी पर मोल का मतलब है ये एनर्जीज है ना, EAB क्या है, एनर्जी है, EAB क्या है, एनर्जी है, और EBB क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी की तो यूनिट होती है ना, जूल होती है, कैलोरी होती है। तो यहाँ पे अगर क्या हो, किलो कैलोरी के अंदर एनर्जी दी हो, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है 0.208 वाला। क्या पुट करोगे, 0.208 वाला। लेकिन अगर क्या दे दे आपको, किलो जूल में दे दे, एनर्जी किस में दे दी, क्वेश्चन में गिवन हो किलो जूल में, तो आपको क्या लिख देना है, 0.028 की जगह क्या लिख दोगे, 0.1017 लिख दोगे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, ये एक रिलेशन होता है। तो XA माइनस XB ये किसका आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। वो EAB क्या है, एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है किसकी, AB मॉलिक्यूल की। EAA क्या है, A2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी, और EBB क्या है हमारे पास, बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये पूरे के ऊपर क्या है, हाफ है। ठीक है, अब देखो डेल्टा E क्या होता है, डेल्टा E को बोलते हैं एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी। EAB माइनस EA इंटू EBB है, इसका जो हमारे पास डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी। एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब कि सिर्फ AA के मॉलिक्यूल और BB के मॉलिक्यूल, इनको जो तोड़ने में एनर्जी चाहिए थी, EAB के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी है हमारे पास, हमें एक्स्ट्रा बॉन्ड सॉरी एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। यानी कि इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है कहीं ये फॉर्मूला, मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में MCQ में ऐसे ही दे दिया जाए, जाई ए माइनस जाई बी इक्वल टू 0.208 डेल्टा ई रूट, ये दे दिया जाए आपको, तो समझ जाना डेल्टा ई रूट का मतलब क्या है, ये चेंज से ही है। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जाइए माइनस जाई बी इक्वल टू 0.208 EAB माइनस EAA। ये सब एनर्जी अगर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करवाएगा तो वैल्यूज गिवन होगी भी ऑब्वियसली सारी की सारी। ठीक है ना, और हमें बस याद रखना है कि कैलोरी के अंदर, किलो कैलोरी के अंदर वैल्यू दे दी जाए तो यहाँ पे लिखा जाएगा 208, किलो जूल के अंदर वैल्यूज दे दी जाए तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0.1017। ओके बेटा, तो ये पहला स्केल था जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को बताता है। ये देखो अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं बता रहा, ये सिर्फ डिफरेंस को बता रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको किसी एक एटम को बेस मानना पड़ता है। इसके एटम को क्या मानना पड़ता है, बेस मानना पड़ता है। जैसे इसमें पोलिंग ने जो था वो हाइड्रोजन को बेस माना था, हाइड्रोजन को बेस मान के इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 असाइन कर ली थी कि हाइड्रोजन बेस है,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1 है। इसके कंपैरेटिवली सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते गए। ठीक है बच्चों, अब जैसे जाई ए आपका हाइड्रोजन था तो 2.1 आ गया, बाकी वैल्यूज आपको दे रखी होगी, तो जाई बी मान लीजिए सीएल हो गया तो सीएल की आप निकाल लोगे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे रिलेटिव हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर हुआ बेटा ये पोलिंग स्केल? यस नो बोलिए बेटा सभी। ये बिल्कुल नई चीजें है बेटा आपके लिए, आपको एक दो बार इनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, खुद से मेहनत करोगे लिखोगे ना तो ये चीजें याद हो जाएंगी। तो ये क्या था, पोलिंग स्केल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का। ओके, इसके किस पर बेस्ड था, ये बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड था। नेक्स्ट देखिए दूसरा जो स्केल होता है बेटा वो होता है मूलिकन स्केल। दूसरा स्केल क्या है, मूलिकन स्केल है, ये बड़ा सिंपल सा स्केल है। किसी भी एलिमेंट की क्या निकालनी है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है जाइम, तो सिंपली क्या करोगे, डेल्टा आई एच, डेल्टा आई एच हम पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा आई एच रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। और डेल्टा ईजीएच ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कल ही पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। और इन दोनों की डिवाइड में क्या लगा दिया 2, इन दोनों की डिवाइड में क्या लगा दिया 2। तो मूलिकन स्केल क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको गिवन हो, उनका डिफरेंस डिवाइड बाय 2, ये क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एनी एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, मूलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पोलिंग स्केल किस पे बेस्ड था, पोलिंग स्केल बेस्ड था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी पर। वहीं हम बात करें मूलिकन स्केल किस पे है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी पर। ओके बच्चों क्लियर है? हाँ जी बेटा ये क्लियर है, यस नो बोलिए। तो आज हमने किसकी बात कर ली बेटा, आज हमने बात कर ली हमारी थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, जो कि क्या थी, फोर्थ की सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमने अब से पहले किस किस की बात की थी, हमने एटॉमिक साइज की बात कर ली थी, हमने नॉर्मल ट्रेंड्स की बात कर ली थी, फिर हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली थी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर ली थी, और आज कर ली इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। अब इस पे बेस्ड होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा सभी के सभी, और वो कम से कम 2 क्लास में या 3 क्लास में अपने पूरे होंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा बेटा, और समझ में आया है तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, आपको क्या करना है पता है ना, हाँ, शेयर करनी है वीडियो फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, अच्छी बात ये। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेक्टिव होगी। तो इसी के साथ हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।